Hello viewers, today we will discuss about electromagnetic induction. But before starting this discussion, I want to tell you that हमारे इस चैनल पर बीएससी, बीटेक, बीई इन कोर्सेज के फिजिक्स टॉपिक का डिस्कशन किया जाता है। आप हमें फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे इस लेक्चर का पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जो डिस्कशन करने वाले हैं इसमें इन सब टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फैराडे लॉ, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के पहले कुछ एक्सपेरिमेंट आपको दिखा देना चाहूँगा। फ्रेंड्स, ये एक्सपेरिमेंट्स है, इस पे गौर करते हैं। जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही मैग्नेट मूव होता है तो यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे इस कॉइल पे जनरेट हो जाता है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जब तक मैग्नेट में मूवमेंट है तब तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, और जैसे ही मैग्नेट स्टॉप हो जाता है यहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। थर्ड जो एग्जांपल है उसमें पास में रखे प्राइमरी कॉइल पे करंट फ्लो हो रहा है, उसके बगल में रखे जो सेकेंडरी कॉइल में जो कि प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट नहीं है उसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जा रहा है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो इसके बेस पे इसका डेफिनेशन दिया गया है। पहला डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस किया जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर होता है उसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो एसी करंट फ्लो हो रहा है, तो दूसरे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इसी सिलसिले में फैराडे ने अपना नियम दिया जिसको फैराडेज लॉ के नाम से जाना जाता है, और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स, फैराडे प्रपोज टू लॉज। इसमें पहला नियम कहता है, अगर किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है। इसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण उस परिपथ में करंट फ्लो होने लगता है, जिसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। फैराडे का जो दूसरा नियम है वो बताता है ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये जो फॉर्मूला है उसमें जो ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल है, जहाँ पे n मल्टीप्लाई किया गया है जो नंबर ऑफ टर्न्स को बताता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन भी शो किया गया है जो बताता है कि इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द मेन करंट। फ्रेंड्स, फैराडे के पहला नियम में एक वर्ड यूज हुआ है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। हिंदी में इसको कहते हैं प्रेरित धारा। प्रेरित धारा जब उत्पन्न हो रहा है तो इसका भी पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो इसके डायरेक्शन को जानने के लिए लेंज ने एक नियम दिया जिसको लेंज के नियम के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से होता है कि वह जिस रीजन से उत्पन्न हुआ है उसका वो अपोज करता है। तो पहले डायग्राम से आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर कोई मैग्नेट के एन पोल को इस कॉइल के करीब ले जाते हैं तो यहाँ पे इस एक्शन का विरोध होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम एन पोल को ले जा रहे हैं तो यहाँ पे कॉइल पे भी एन पोल बनना चाहिए। तो इस सेकंड डायग्राम से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मोशन होना चाहिए, करंट का मोशन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। इन केस ये जो मैग्नेट है उसको हम लोग इस डायरेक्शन पे ले जाते हैं, मूव करवाते हैं, तो भी कॉइल पे ऐसा एक्शन होना चाहिए कि इस मोमेंट का विरोध करे। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पे इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। तो कॉइल पे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे
एस पोल बनेगा। एस पोल बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल है जो उसको खींचने की कोशिश करेगा। अब अगर अगर इस कॉइल पे एस पोल बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्लॉक, सेकंड डायग्राम से दिखाई दे रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे करंट का फ्लो होगा। तो इससे हम करंट का फ्लो कौन से डायरेक्शन पे होगा ये हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फैराडे लॉ। तो आप लोग को पता होगा, सबसे पहले लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड क्लोज कर्व ऑलवेज गिव्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको हम लोग इस इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड क्लोज कर्व सी। और इसके पहले हम लोग फैराडे के जो नियम है उसको भी हम लोग देख चुके हैं, जिसके हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। जहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा हुआ है, नेगेटिव साइन ये चीज़ शो करता है कि ये इंड्यूस्ड जो करंट है या इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो अपोज करता है मेन करंट का। ये फाई यूज किया गया है जो शो करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू होता है बी डॉट ए, जहाँ पे जो बी डॉट ए है उसको हम इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। ये देगा फाई इक्वल टू बी डॉट ए। तो इन दोनों इक्वेशन को आप लोग देख रहे हैं, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है इन दोनों इक्वेशन के वो इक्वल है, तो इसके राइट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड को जब इक्वल करते हैं तो हमें मिलता है लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड क्लोज कर्व सी इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये कहलाता है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द फैराडे लॉ। अब सेकंड डेरिवेशन हम करते हैं जहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म हमें डिड्यूस करना है। उसके लिए सबसे पहले स्टोक के जो इंटीग्रल जो लॉ है उसको हम लोग देखते हैं। स्टोक के इंटीग्रल जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ द एनी वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल वेक्टर। तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। तो ये जो सेकंड जो इक्वेशन है, सॉरी ये जो थर्ड इक्वेशन है और ये ऊपर में जो इक्वेशन जो लिखा हुआ है उसमें आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि लेफ्ट हैंड जो साइड है वो दोनों इक्वेशन का इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि राइट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा। राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर देते हैं दोनों इक्वेशन के। राइट हैंड साइड को इक्वल करने पर दोनों इक्वेशन बैलेंस हो रहा है। ये तभी पॉसिबल है जो अंदर, जब ये सरफेस इंटीग्रल के अंदर के जो क्वांटिटी है जो लिखा हुआ है डेल क्रॉस ई और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस डी बी अपॉन डी टी, ये दोनों इक्वल होगा तभी ये जो ऊपर का इक्वेशन है वो पॉसिबल होगा, बैलेंस होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को मिलता है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी। ये जो इक्वेशन कहलाता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फैराडे लॉ। तो आई होप कि दोनों जो डेरिवेशन है आप लोग को समझ में आ गया होगा। करते हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में। सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे कोई कॉइल है उसमें खुद में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है। अगर उसमें करंट में वेरिएशन हो रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन हो रहा है तब। और इसमें इंड्यूस जो ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। जिस रेट के साथ में वहाँ पे करंट चेंज होगा उसके वो प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा एल इक्वल टू ई अपॉन डी आई अपॉन डी। आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा, जो फिलामेंट बल्ब होता है उसमें स्विच ऑन करने पर वो तो ग्लो हो जाता है, मगर जैसे ही ऑफ करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ जाता है, उसके बाद में ऑफ होता है। वो तुरंत ऑफ नहीं होता, उसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ जाता है।
ये बेस्ट एग्जांपल है सेल्फ इंडक्टेंस का। ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो इंड्यूस्ड करंट है और मेन करंट दोनों का डायरेक्शन एक ही हो जाता है, तो ऐसा करके उसमें टोटल करंट का वैल्यू बढ़ जाता है। देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर कोई कॉइल है उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो या करंट में वेरिएशन हो रहा है, तो सामने रखे जो कॉइल है उसमें भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, इस इवेंट को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब ये जो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस्ड या इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है, जो सेकेंडरी जो कॉइल है वहाँ पे इंड्यूस होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में जिस रेट के साथ में करंट चेंज होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट वहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वैल्यू है वो हो जाएगा M इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF डिवाइड बाय di/dt। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, जो इंड्यूस्ड जो EMF है वो सेकेंडरी कॉइल में है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt ये प्राइमरी कॉइल में हो रहा है। इसके बाद डिस्कशन करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू होता है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का डायग्राम आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसमें प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है और यहाँ पे कोर बना हुआ है। तो इसमें इस फार्मूला से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा नंबर ऑफ जो टर्न्स है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल पे जो रेशियो, इसका जो रेशियो है नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में, इसका जो रेशियो है वो दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज है उसके रेशियो के बराबर होता है। तो इसका मेन कंसेप्ट यही है जिसके अकॉर्डिंग हम वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन है ट्रांसफार्मर्स के। तो पहला जो डायग्राम है उसमें स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर शो किया गया है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ जो टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल में वो ज़्यादा होता है प्राइमरी कॉइल के अपेक्षा, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ जो टर्न्स है वो कम रहता है प्राइमरी कॉइल के अपेक्षा। सेकंड जो डायग्राम है वहाँ पे 3 फेज ट्रांसफार्मर शो किया गया है। 3 फेज ट्रांसफार्मर में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसके जो लिम्ब जो है उसमें 3 कॉइल होते हैं और हर एक कॉइल पे फेज, ये पहले फेज के लिए और ये दूसरे फेज के लिए और ये तीसरे फेज के लिए वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और हर एक फेज का जो फेज डिफरेंस होता है 120 के बराबर होता है। अगर इसी ट्रांसफार्मर का यूज़ पावर ट्रांसफर के लिए किया जाए तो ये इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसके बाद फोर्थ जो डायग्राम है वहाँ पे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर शो किया गया है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आप लोग क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे 2 वाइंडिंग यूज़ किया गया है। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक सिंगल वाइंडिंग होता है जिसमें 2 कोर से ये कनेक्ट हुआ है। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो आउटडोर ट्रांसफार्मर और इनडोर ट्रांसफार्मर का है। आउटडोर मतलब आउटसाइड रखा हुआ है और इनडोर मतलब इनसाइड ये यूज़ किया गया है, तो उन्हीं के हिसाब से इसका नाम रखा गया है आउटडोर एंड इनडोर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट जो ट्रांसफार्मर है वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। ये जो ट्रांसफार्मर है उसको आप लोग एनालॉग सर्किट पे या एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पे देखे होंगे। इसके अलावा और भी ट्रांसफार्मर्स है जिसका नेम जैसे कि आयल कोल्ड एंड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, नेक्स्ट है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर एंड नेक्स्ट कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो ये सब ट्रांसफार्मर के टाइप्स है। तो फ्रेंड, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार के क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे डिस्कशन सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
बाय बाय टिल नेक्स्ट।